था कि अगर हम लोगों ने वेव के बारे में बात करा तो देयर कैन बी यूजुअली टू काइंड्स ऑफ वेव्स, ओके। देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ कैटेगराइजिंग अ वेव, ओके। तो अगर हम लोग वेव की बात करेंगे तो हम लोग इन जनरल ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक वेव होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो कोई भी एक वेव है जो मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब पार्टिकल तो वाइब्रेट हो रहे हैं लेकिन वेव मूव कर रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे हम लोग मोरलेस ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, और वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, तो प्रोग्रेसिव वेव हो गया। और जो अपना दूसरा वेव है वो है स्टेशनरी वेव। सो ये हो गया मेरा स्टेशनरी वेव। तो ये दूसरा वेव है स्टेशनरी वेव, जहाँ पे वेव तो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा तो रहा है लेकिन वापस भी आ रहा है, टकरा के अगर वापस आ रहा है, मतलब ये एक एनक्लोज्ड सिस्टम है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि वेव स्टेशनरी है, मूव नहीं करता। तो अगर वेव मूव नहीं कर रहा है तो इसे हम लोग बोल रहे हैं स्टेशनरी वेव। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो दोनों वेव होंगे, जो गया और टकरा के वापस आया, इनकी जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वगैरह है ये सारे के सारे मोर और लेस सेम है, ओके। और द रिजल्टेंट वेव डज नॉट ट्रेवल एनीवे। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर ये वाला एक पॉइंट है और वेव यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, तो ये जो मेरा डिस्टेंस है, ओके, यू कैन से यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ वन वेव लेंथ, ओके, दिस इज़ लेमडा। सो ये वाली मेरी हो गई लेमडा वेव लेंथ। और अगर इसका हाफ लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दैट डिस्टेंस वुड बी लेमडा बाई टू। उसका भी हाफ लेंगे तो लेमडा बाई फोर। सो दैट इज सिंपल। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो होती है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो जहाँ पे भी ज़ीरो है इन चीज़ पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स। और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इनको हम बोलते हैं एंटी नोड्स, ओके। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है एंटी नोड पे, और मैक्सिमम होती है एंटी नोड पे। और अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो नोड टू नोड द डिस्टेंस इज लेमडा बाई टू, नोड टू एंटी नोड द डिस्टेंस इज लेमडा बाई फोर, ओके। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अभी अपने पास है दो वेव, तो इन दोनों वेव का हम लोग ऑब्वियसली एडिशन कर सकते हैं। अगर हम लोगों को रिजल्टेंट वेव निकालना है तो आई कैन टेक y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। तो y1 मेरा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनी वेव, इट कैन बी अ प्रोग्रेसिव वेव। और जो अपना y2 है ये इसके आगे एक माइनस आ जाएगा बिकॉज देर इज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। ये ऊपर से गया वापस आया तो ये नीचे की तरफ था, तो पाई 180 हो गई। तो अगर प्लस 180 लगा देंगे तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, दिस वुड बी माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये माइनस था बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये दूसरा वेव है ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो मतलब इस तरफ डायरेक्शन हो गई मेरी माइनस एक्स, राइट। ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ये निगेटिव एक्सिस की तरफ, राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो माइनस और प्लस। तो हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा, माइनस ए को कॉमन ले लिया, सो आई कैन टेक इट एज साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसी तरह हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टू टाइम्स कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो जब ये एक्सप्रेशन मैंने लगाया तो मैंने इसको थोड़ा अरेंज करा, तो आई गेट एक टर्म कॉस ओमेगा टी, और उसकी जो कोफिशियंट है वो है माइनस टू ए साइन के एक्स। तो कोई भी अगर वेव का इक्वेशन मुझे लिखना है, मान लो इनिशियल फेज जीरो है, फाई जीरो है, तो हम लोग वेव इक्वेशन लिखते हैं वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। मतलब कॉस ओमेगा टी का जो भी कोफिशियंट है वही उसकी एम्पलीट्यूड होती है। तो कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक एडिशन करा और इसका जो एम्पलीट्यूड निकला वो था माइनस टू ए साइन के एक्स। सो दिस कंपैरिजन गिव्स यू माइनस टू ए साइन के एक्स एज द एम्पलीट्यूड, ओके। अभी बिफोर वी प्रोसीड एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि आई हैव गॉट वन नोड हियर एंड आई हैव गॉट वन मोर नोड हियर। तो मैंने पूरा वेव नहीं बनाना, मेरे को हाफ वेव ही बनाना है। यहाँ पे ऐसे आ गया एक, और ये दूसरा पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है, सो दिस इज देयर, राइट। तो ये मेरा है, मान लो डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स, और इस डिस्टेंस को हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज द लेंथ l, दिस इज द डिस्टेंस, राइट। x क्यों लिया, बिकॉज इस वाले एम्पलीट्यूड में एक टर्म है x मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b। और इस डिस्टेंस को मैंने बोला फिक्स है, एल है, बिकॉज
यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, डिस्टेंस फिक्स ही है, तो मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस मेरा एल है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नोड पे इस एम्पलीट्यूड की एनालिसिस करेंगे, राइट। सो व्हाट इज आवर एम्पलीट्यूड, आवर एम्पलीट्यूड इज ओके इज इक्वल टू -2a साइन के एक्स, तो ये हमने देख लिया x। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे नोड्स की। तो लेट्स से एट नोड्स, ओके, नोड में जो है मेरी ये जो मेरा एम्पलीट्यूड है ये ज़ीरो है, ये नोड्स पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, राइट। तो अगर नोड्स पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो है मतलब -2a साइन के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी ए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो है। मतलब इस वाले टर्म पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो साइन के एक्स है वो ज़ीरो है, दिस साइन के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो अभी हम लोगों ने बोला कि x की जगह l ले लेते हैं। अगर मैंने बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम a टू b और x की वैल्यू मैंने l ले ली, so I can also write it down as in for this figure which I have drawn, sine of kl is equal to 0. Okay, so this is important. Okay, अभी साइन की वैल्यू कब कब जीरो होती है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। साइन की वैल्यू कब कब जीरो होती है, जब हम लोग अगर इन जनरल बोले तो साइन ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ज़ीरो आती है वो है साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई ज़ीरो होती है। फिर साइन ऑफ 2 पाई ज़ीरो होती है, एंड सो ऑन। तो अगर हम लोगों ने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ऑफ n पाई विल बी ज़ीरो, जहाँ पे ऑब्वियसली n की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये 0 1 2 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू है, होल नंबर है, वो 0 1 2 3 4, उसके साथ पाई मैंने ले ली तो साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन के एल है, नो प्रॉब्लम, बट जो राइट हैंड साइड है वो ज़ीरो की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ एन पाई, क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज साइन ऑफ एन पाई हमेशा ज़ीरो ही होगी। सो जनरली साइन ऑफ एन पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब क्या है, के एल की वैल्यू एन पाई होनी चाहिए ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि साइन साइन कैंसिल कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी वैल्यू बात है कि के एल की वैल्यू एन पाई होनी चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये हम लोग वेरी बेसिक लॉजिक जो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। अभी जो मेरा के है हम लोगों ने एक्चुअली पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा पुरानी चीज़ें। जो के है, के इज़ नथिंग बट 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा। के को हम लोग वेव वेक्टर बोलते हैं या कभी कभी वेव नंबर भी बोलते हैं, तो वी कैन राइट इट डाउन एज 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई। ओके, इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ थोड़ा कैंसलेशन हो जाएगा, अपना ये पाई और ये पाई चला जाएगा, एंड देन वी कैन सिंपली हैव इट एज 2l डिवाइडेड बाई लेमडा। ओके, 2l डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू n। अपने को क्या चाहिए था, l, लेंथ, किस लेंथ पे मेरा नोड है, तो आई कैन सिंपली राइट डाउन l इज इक्वल टू n लेमडा बाई 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये अभी हम देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे इसको। तो कौन से लेंथ पे मेरा नोड है, राइट, वो है n लैम्डा बाई 2, एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज अगर मैंने वैल्यू ली, n की वैल्यू मैंने 1 ले ली, मान लो मैंने l की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1 से, फॉर n इज इक्वल टू 1। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम स्कूल में या हम खुद भी इसको स्किप कर देते हैं, हमें लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जस्ट मैथमेटिकल एनालिसिस है, दैट्स इट। तो n की वैल्यू अगर हम लोगों ने 1 ले ली तो l की वैल्यू होगी 1 इंटू लेमडा बाई 2। n की वैल्यू 1 ले ली तो l हो गई मेरी लेमडा डिवाइडेड बाई 2। तो जो मेरा पहला लेंथ है जहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द नोड इज ऑब्वियसली लेमडा बाई 2, और ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ भी हमने देखा है दो नोड है, टोटल वेवलेंथ लेमडा है तो डिस्टेंस है लेमडा बाई 2, तो जो लेंथ है वो है लेमडा बाई 2 जहाँ पे नोड्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। और इस चीज़ को जहाँ पे हम लोगों ने लिखा n इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
what is the value of L at first harmonic? Answer is lambda by 2. Okay. In a similar way हम लोग और भी लिख सकते हैं second harmonic and so on. Okay. So अगर first harmonic के लिए हम लोग डायग्राम बनाएं तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको, ऐसे जो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी A और B के बीच में. This is my first harmonic length lambda by 2. सेकेंड हार्मोनिक के लिए ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे मेरा L का वैल्यू होगा, n की वैल्यू 2 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 2. तो ये 2 और 2 कैंसिल, आंसर आया लेमडा. तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं. ये एक नोड एम्पलीट्यूड 0, ये दूसरा नोड एम्पलीट्यूड 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेमडा. सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड हार्मोनिक एंड सो ऐसे ऐसे करके हम लोग थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक निकाल सकते हैं. तो कभी कभी अपने पास क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, राइट, एंड सो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है. तो n इज इक्वल टू 3 अगर लेंगे, थर्ड हार्मोनिक में लेंथ कितनी होगी, अगर ऐसे सवाल पूछा तो यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एज 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2. ओके. अगर फोर्थ हार्मोनिक लिया तो देखो ये हो जाएगा L is equal to 4 times of lambda divided by 2, 2 cancel, 2 और 4 cancel, so I'll get 2 lambda and so on. So this is my fourth harmonic. ठीक है. और इसी तरीके से हम लोग उसका वेव का फॉर्म बना सकते हैं. ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, अभी ये तो मेरा स्टैंडिंग वेव हो गया, राइट. तो इसकी भी हमें स्पीड निकालनी चाहिए, इसकी भी हमें स्पीड जानना चाहिए. सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द स्पीड. ओके. सो एज आई सेड इन द लास्ट क्लास वी हैव फाउंड आउट द एम्पलीट्यूड, और अभी इसको एनालिसिस करना है तो हमने ऐसे एनालिसिस करा और हमने बोला कि किस किस पॉइंट पे नोड है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है. उसी हिसाब से हम लोगों ने एक्सप्लेन करा व्हाट इज़ फर्स्ट हार्मोनिक एंड सेकंड हार्मोनिक. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फर्स्ट हार्मोनिक, व्हाट इज़ सेकंड हार्मोनिक, व्हाट इज़ द एल वैल्यू एट द फर्स्ट हार्मोनिक, राइट, एंड सो ऑन. तो ऐसे भी कर सकते हैं. अभी हम लोग बात करेंगे स्पीड की. हम लोगों ने प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड निकाली थी, इक्वेशन निकाला, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया तो अपने को मिल गया. अब यहाँ पे हम लोग स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग. ओके. तो अगर अपने पास एक स्ट्रिंग है जहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रही है, मान लो गिटार स्ट्रिंग, वहाँ पे भी स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रही है, राइट, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग. तो ये स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है, but we can actually find out what is the speed. So in general it was observed that this speed, let's say this v is the speed or the velocity, is equal to root over of t divided by m. This is a very important expression. Okay, it can be observed experimentally. Okay, ये जो t है ये है tension in the string, tension in string. T जो है ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके. सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय टेंशन? जब हम लोग किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसका जो खिंचाव होता है वो भी एक फोर्स है, एंड दैट इज़ मोर और लेस कॉल्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो अगर टेंशन ज़्यादा है तो द ट्रेवलिंग ऑफ द वेव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विल बी फास्टर. ओके. और दूसरी होती है मास. अगर मास ज़्यादा है तो जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द मास डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ. ओके. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम काफ़ी बार लिखते हैं और हमें लगता है कि ये मास है. एक्चुअली मास नहीं है, ये मास डेंसिटी है. ओके. और वी कैन से इट इज़ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ. तो 1 मीटर में कितनी उसकी मास है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं मास डेंसिटी. ओके. तो ये होगी उसकी स्पीड. तो अगर स्पीड पता है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में किया था, वैसे हम लोगों ने पहले भी बहुत बार करा है इसको. ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है हम लोगों ने देखा था पहले भी. अभी ये रिलेशन देखो मोरलेस याद रखना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, राइट. इस वाले रिलेशन में कभी भी अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार टाइम लेके प्रैक्टिस करना और याद भी कर लेना है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस वेव के मामले में होता है वेवलेंथ, सो लेमडा, और 1 बाय टाइम होती है फ्रीक्वेंसी. सो अगर इस वाला रिलेशन का हम लोग यूज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी वुड बी नथिंग बट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेमडा. तो अगर ये कभी याद ना भी आए
तो हम लोग ये लॉजिक लगा के हमेशा कर सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो सबको आता है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लेमडा, तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी का रिलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। वी कैन राइट डाउन फ्रीक्वेंसी एज वी बाई लेमडा। सो 1 बाई लेमडा ले लिया, और v मैंने बोला इज रूट ओवर टी बाई एम, सो वी कैन टेक इट एज रूट ओवर ऑफ टी डिवाइडेड बाई एम। तो कभी कभी कुछ कुछ सम्स आते हैं जहाँ पे आपको टेंशन दे दिया जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ दे दिया जाएगा स्ट्रिंग का, और वेवलेंथ भी बता दिया जाएगा, और आपको बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। या तो वेवलेंथ दे देंगे, फ्रीक्वेंसी दे देंगे, वेवलेंथ होगा तो निकाल लोगे फ्रीक्वेंसी, मास पर यूनिट लेंथ पता है, टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग की, तब भी ये रिलेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला रिलेशन काम आएगा, ये अपने को डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे भी काम आएगा, ठीक है। तो इसी से कनेक्टेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी रहता है इस पर, बट क्वेश्चन कभी कभी रहता है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक, ओके, इफ़ द टेंशन इज दिस, ओके, और मे बी द मास पर यूनिट लेंथ इज दिस। अगर ये वैल्यूज़ दे देंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। अभी अपने को पता है कि फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब होता है एन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ओके। ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं जो अपने को जाननी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में हर एक चीज़ तो बताएगा नहीं। एन की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं होती, याद रखना, 1 होती है एन की वैल्यू, तो वो होगी मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, ओके। So if I want to find out what is the frequency of the first harmonic, in this expression we need lambda. अपने को lambda पता नहीं है, लेकिन अपने को L पता है, because frequency of the first harmonic मतलब L की वैल्यू होगी lambda by 2, okay. So we can write down this like this, for n is equal to 1, L is equal to lambda divided by 2, लेकिन अपने को तो lambda चाहिए, L चाहिए नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं lambda is equal to 2L। तो अगर ये एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक इज 1 डिवाइडेड बाई, सपोज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है, सो वी कैन राइट इट डाउन एज 1 डिवाइडेड बाई 2L रूट ओवर ऑफ T डिवाइडेड बाई M, ओके। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे भी, कभी कभी न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ वैल्यूज़ दिए जाएंगे, कुछ वैल्यूज़ तुम्हें शायद निकालने पड़े, तो यू हैव टू नो दिस रिलेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये रिलेशन भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं, अपने को अगर फर्स्ट हार्मोनिक समझ में आता है और ये रिलेशन याद रहता है तो बाकी सारी चीज़ें तो हम निकाल ही लेंगे, राइट। सो सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर द सेकेंड हार्मोनिक एंड सो ऑन, ओके। तो अगर हम लोग बोले कि सेकेंड हार्मोनिक, राइट, सेकेंड हार्मोनिक, तो सेकेंड हार्मोनिक के लिए एन की वैल्यू 2, राइट। सो एल की वैल्यू लेमडा, तो लेमडा और एल दोनों सेम, तो मतलब न्यू 2, ये न्यू 1 लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक वुड बी नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय एल रूट ओवर ऑफ टी डिवाइडेड बाय एम, राइट। सिमिलरली थर्ड हार्मोनिक कर सकते हैं। सो थर्ड हार्मोनिक में वैल्यू मेरी एन की वैल्यू हो गई 3, तो एल की वैल्यू हो गई 3 लेमडा डिवाइडेड बाई 2, सो न्यू 3 इज इक्वल टू, अभी ये 1/2 एल 1 बाई लेमडा है, सॉरी, ये 1 बाई लेमडा है, और लेमडा की वैल्यू है लेमडा इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई 3, तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा अगर मॉडिफाई करेंगे, दिस वुड बी 3 डिवाइडेड बाई 2L रूट ओवर ऑफ टी बाई। तो कभी कभी अगर आजकल तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस वाले में तो रहता ही है, तो उस जगह आपको में भी डायरेक्ट रिलेशन ऐसा दे देंगे, तो आप थोड़ा मेंटल मैथ्स करोगे करके भी इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, ये काम कहाँ आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये जो ऑर्गन पाइप्स होते हैं, मान लो फ्लूट वगैरह, राइट, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो ओपन ऑर्गन पाइप होता है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है। तो इन चीज़ों में उसकी जो साउंड है वो कैसी आएगी, कौन से फ्रीक्वेंसी की आएगी, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए हम लोग इस वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ्लूट बजा रहा है
तो अपने को जो ध्वनि आएगी, जो साउंड आएगी, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। सवाल उठता है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या वो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन, राइट। तो ये सारे वर्ड्स कनेक्टेड है। फ्रीक्वेंसी ले लो, हार्मोनिक ले लो, हारमोनियम है इंस्ट्रूमेंट, राइट, ऑर्गन पाइप्स है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इनमें ये सब चीज़ें और ये सब एनालिसिस काम में आती हैं, ठीक है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज़ नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ दिस। तो आई हैव गॉट ऑर्गन पाइप। तो मान लो मेरे को किसी ने बोला एक ऑर्गन पाइप डिज़ाइन करो जहाँ से इस वाली, ये वाली साउंड आए या इस फ्रीक्वेंसी की साउंड आए, राइट। तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, तब अपने को ये सारी जो फार्मूलाज है ये सारी जाननी पड़ेगी, ओके। तो ऑर्गन पाइप क्या होता है, ये बेसिकली एक हॉलो पाइप होता है, राइट। सो you can design it in different ways. So it's basically a hollow pipe that produces sound. Obviously organ pipe है तो that produces sound, okay, when stationary waves are created in it. तो ये stationary waves के साथ connected है, so इसके अंदर ही stationary waves create हो रहे हैं, ठीक है। when stationary waves are created in it। तो अभी तक हम लोग जितना भी एनालिसिस करा सारे स्टेशनरी वेव्स का ही है, मतलब हमने जितना भी पढ़ा ये सारी चीज़ें अब इसको समझने में हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन पाइप होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है अपना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और दूसरा होता है ओपन ऑर्गन पाइप, ओके। सो आई विल राइट बोथ ऑफ देम। एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, और जो दूसरा है उसको हम लोग लिख रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एक ओपन है, एक क्लोज्ड है। So, ये याद रखो, ये एप्लीकेशन ऑफ वट एवर वी हैव लर्नड टिल नाउ, ओके, कहाँ लगता है ये इंपॉर्टेंट है। तो गुड, अभी क्या है अपने को अगर ओपन और क्लोज का डिफरेंस समझना है तो एक डायग्राम बना लेता हूँ और इससे बनाऊंगा तो हमेशा याद रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है, बेसिकली जिसके दोनों एंड ओपन है, ठीक है। तो मान लो एक होलो बैम्बू है, ओके, और होलो स्टिक है जहाँ पे दोनों तरफ खुले हुए हैं, दैट इज एक्चुअली एन ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होता है, यू विल हैव वन एंड क्लोज्ड एंड वन एंड ओपन। सो अगर ये डायग्राम याद रखोगे तो ओपन और क्लोज का डिफरेंस कभी नहीं भूलोगे, राइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब ये नहीं होता कि दोनों तरफ क्लोज है। अगर दोनों तरफ क्लोज है तो अंदर में वेव्स फॉर्म कैसे होंगी, राइट। अगर दोनों तरफ क्लोज है तो उसकी एनालिसिस अलग होती है, बट यहाँ पे हम लोग ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट वेव, ओके। यहाँ पे बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग फॉर श्योर, कि अगर मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है जो एक तरफ से क्लोज्ड है, मतलब इस तरफ से क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड वाले एंड में हमेशा नोड्स फॉर्म होगा। याद रखना, नोड्स मतलब एम्पलीट्यूड ज़ीरो, राइट। क्लोज्ड वाले एंड में हमेशा नोड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को एनालाइज करेंगे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में अपना जो फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन है या लेंथ का कैलकुलेशन ये अलग होने वाला है, बिकॉज इसमें जो स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती है ये पैटर्न थोड़ा अलग होता है, राइट। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक तरफ हमेशा नोट रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस तरफ एंटी नोट हो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओके। सो इसका वन एंड क्लोज्ड है, यू कैन ऑलवेज मेक द सेंटेंस, ओके। मैं इसकी पूरी सेंटेंस लिख नहीं रहा हूँ, बट I think you can easily write down the sentence. An organ pipe whose one end is closed is called a closed organ pipe. और organ pipe क्या होता है, a hollow pipe that produces sound, okay। तो इस पे जब हम लोग stationary wave डालते हैं तो we are going to get that sound. So this is a one end closed, this is the closed organ pipe, already said. इसका एक important point है जो अपने को याद रखना है, it produces, okay, it's very important, odd harmonic। closed है तो ये ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस करेगा, ऑड हार्मोनिक्स कैसे तो हम देख लेंगे, बट ऑड हार्मोनिक का मतलब यही है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने बोला ना फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब n इज इक्वल टू वन, तो ऑड हो गया,
अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ तो इवन हो गया, तो दैट इज़ इवन हार्मोनिक। सो जो फर्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, ये सारे के सारे ऑड है, ऑड वैल्यू है। तो ये जो मेरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ये ऑड हार्मोनिक ही क्रिएट करेगा। ऑड हार्मोनिक मतलब L इज इक्वल टू लेमडा बाई टू, L इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई टू, L इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई टू एंड सो ऑन। मतलब आधा लेमडा बाई टू हमेशा रहेगा। इस पे देखो ये लेमडा है, फिर 2 लेमडा, फिर 4 3 लेमडा, ऐसे आएगा इवन में। लेकिन ऑड में एक आधा लेमडा बाई टू हमेशा रहेगा, बिकॉज दिस इज लेमडा बाई टू, ये 3 लेमडा बाई टू। तो 3 लेमडा बाई टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 लेमडा बाई टू इफ आई राइट डाउन, वी कैन ऑलवेज राइट इट डाउन एज लेमडा प्लस लेमडा बाई टू। उसके बाद वाला अगर ऑड हार्मोनिक ले ले तो हम लिख सकते हैं 5 लेमडा बाई टू। 5 लेमडा बाई टू को कैसे लिख सकते हैं, 2 लेमडा प्लस लेमडा बाई टू, राइट। तो ये जो एक एक्स्ट्रा लेमडा बाई टू है ना, ये हमेशा ऑड हार्मोनिक में रहता है। यही ट्रिक है याद रखने का और समझने का, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेमडा बाई टू हमेशा रहेगा इस पर, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज इट, ओके। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी बनाएंगे। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो इस पे हम लोग पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को समझ लेते हैं। इस वाले में क्या होता है क्लोज्ड ऑर्गेनिक ऑर्गन पाइप में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इस पे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब एन की वैल्यू 1 हो गई, राइट। तो अगर एन की वैल्यू 1 हो गई तो हम लोग उसको इजीली लिख सकते हैं। और इसको लिखना एक्चुअली इतना टफ भी नहीं, इनफैक्ट डायग्राम बनाना भी वेरी इजी है। अगर मैंने एक ऑर्गन पाइप ले ली और मैंने बोला इस एंड क्लोज्ड है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सो लेट मी टेक इट एज क्लोज्ड। तो अपने को पता है कि यहाँ एंटी नोड बनेगा, तो ऐसे करके बना सकते हैं। तो ये एंटी नोड हो गई। और अगर आप लोगों को याद है जो मैंने बताया था कि इफ़ आई कंसिडर दिस वेव, तो यहाँ से अगर पूरा वेव ले लेंगे तो ये लेमडा हो गया। अगर यहाँ से आधा वेव लेंगे तो होगा लेमडा बाई टू। यहाँ तक अगर लेंगे तो होगा ये लेमडा बाई टू, ओके। और अगर यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये लेमडा बाई टू का आधा मतलब लेमडा बाई फोर, और ये भी मेरा लेमडा बाई फोर। तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो आएगा मेरा लेमडा बाई फोर। और ये भी तो कुछ ऐसा ही है, ये भी कुछ ऐसा ही है। देखो यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और यहाँ ज़ीरो हो गया, यहाँ पे भी यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और यहाँ ज़ीरो हो गया। मतलब ये जो मेरा लेंथ है, ये जो मेरा लेंथ है, दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू लेमडा बाई फोर, दिस इज़ द लेंथ। ये बेसिक आइडिया से क्लियर हो जाता है। अगर ये डायग्राम क्लियर है तो ये वाला ऑब्वियसली लेमडा बाई फोर है, इसमें कोई सवाल आता ही नहीं है, राइट। तो अगर मैंने को किसी ने बोला कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की वेवलेंथ निकालो, तो यू कैन से व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप। अगर वो पता है तो वेवलेंथ आराम से लेमडा इज इक्वल टू 4L। जो पाइप की लेंथ होगी उससे अगर हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ पता चल जाएगी, राइट। सो खाली वेवलेंथ पता करना तो है नहीं, अपने को बहुत सारी चीज़ें पता करनी है, फ्रीक्वेंसी वगैरह भी पता करना है, राइट। तो अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं इस पर। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं रिलेशन, ओके। एक रिलेशन है जो मैंने डिराइव नहीं करा, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बाद में इफ यू गेट टाइम वी कैन डिराइव इट। दिस फ्रीक्वेंसी इज़ v बाई लेमडा, ये तो हमने देख लिया, ओके। बट इफ़ वी आर कंसिडरिंग अ स्टेशनरी वेव, ओके, जो यहाँ पे जो मेरा वेव फॉर्म हो रहा है वो बेसिकली है साउंड वेव, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पाइप्स है, ऑर्गन पाइप्स, एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एक्चुअली अ साउंड वेव। तो ये जो साउंड वेव है इसकी जो स्पीड होती है, राइट, it is kind of a relation that we have actually not derived, which is actually found out from the Laplace relation, okay। so ये जो मेरी साउंड है मेरे को पता है ट्रांसवर्स नहीं है, ठीक है। साउंड इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये मेरे को पता है, बिकॉज पाइप की बात कर रहे हैं, गाना बजाएंगे, म्यूज़िक आएगा, तो ऑब्वियसली साउंड है। तो साउंड इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव नॉट ट्रांसवर्स वेव। ये काफ़ी जीके वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो इसकी वेलोसिटी है वी हैव नॉट डिराइव्ड इट बट वी मे डिराइव इट लेटर। इसकी जो वेलोसिटी होती है v, इट इज़ नथिंग बट y इंटू p
divided by rho. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये जो P है अपना प्रेशर है, रो है ये है डेंसिटी, और Y होगी अपनी यंग्स मॉडुलस. ओके, तो ये हम बाद में देखेंगे. ठीक है, ये बल्क मॉडुलस यंग मॉडुलस है, उसी से आ रहा है ये. ठीक है, बट वी आर गोइंग टू नॉट गोइंग टू लुक इनटू दैट राइट नाउ. तो अगर ये वाला रिलेशन हम लोग लगाएंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी, वेलोसिटी की जगह हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर वाई पी डिवाइडेड बाय रो, एंड नीचे अपनी आ गई वेवलेंथ. राइट, सो यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. तो अगर फर्स्ट हार्मोनिक देखें तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू नथिंग बट 4L. तो लैम्डा मेरी 4L है, सो आई कैन राइट इट डाउन एज 1 डिवाइडेड बाई 4L इंटू रूट ओवर वाई पी डिवाइडेड बाई रो. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रिमेंबर जो वेलोसिटी है अपनी वो है वाई पी डिवाइडेड बाई रो. डेंसिटी पे भी काम करेगी. ओके, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल टोन. ओके, फर्स्ट हार्मोनिक से आ रहा है बिकॉज अपनी एन की वैल्यू 1 है इस पे, तो इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल टोन. ओके, ये फंडामेंटल टोन, तो टोन मतलब म्यूजिक से कनेक्टेड है. तो यू नो एक म्यूजिक बज रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो पहले हार्मोनिक का टोन क्या है, दिस विल बी लाइक दिस, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल टोन. ओके, इसी तरह हम लोग सेकेंड मोड की भी बात कर सकते हैं, बट आई थिंक सेकेंड मोड कर लेता हूँ बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट है डायग्राम वाइज. अगर मैं बोलूँ सेकेंड मोड, ओके लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस. डायग्राम वाइज थोड़ा डिफरेंट होगा, एक बार कर लेंगे तो क्लियर रहेगा. सेकेंड मोड. ओके, तो अगर हम लोग सेकेंड मोड की बात करें तो एज आई टोल्ड वैल्यू मेरी होगी 3 लैम्डा बाई 2. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड पाइप. क्लोज्ड पाइप में फर्स्ट मोड मतलब यहाँ नोड और यहाँ एंटी नोड, तो ये हो गई मेरी लैम्डा बाई 4. सेकेंड में मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही है लैम्डा बाई 4. ओके, जो सेकेंड वाला है उस पर अपने पास 3 लैम्डा बाई 4 होंगे. राइट, 3 लैम्डा बाई 4 होंगे. राइट, सो इन दैट वे वी कैन एक्चुअली ड्रॉ द सेकेंड वन एज वेल. तो सेकेंड वाला ड्रॉ करेंगे तो लेट मी ड्रॉ इट अ बिट ब्रॉड सो दैट इट्स अ बिट क्लियर. तो ये अपना क्लोज्ड एंड हो गया, ये अपना ओपन एंड हो गया. राइट, ये बना ओपन एंड हो गया. तो अपने को ये पता है ऑब्वियसली कि अपना जो क्लोज्ड एंड है इस पे बनेगा एंटी नोड, और यहाँ बनेगा मेरे नोड्स, यहाँ बनेंगे नोड्स. अभी सेकेंड वाले में 3 होने चाहिए. राइट, तो 3 होने चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, ढंग से बनाते हैं इसको. सो दिस वुड बी लाइक दिस. राइट, उसके बाद हम लोग को ऐसे मिल जाएगा. ठीक है, इसको डायग्राम को थोड़ा और ठीक कर सकते हैं ऑब्वियसली. तो वी कैन एक्चुअली टेक इट लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये जो सेकंड वाला है, अगर सेकंड नोड है, सेकंड मोड है, तो इस पे अपने को मिलेगा 2 नोड्स. फर्स्ट है तो अपने को मिल रहा है 1 नोड, यहाँ मिल रहा है 2 नोड. तो 2 नोड मतलब अगर हम लोगों ने लेंथ मेजर करा, ऑब्वियसली डायग्राम अच्छा नहीं हुआ बट फिर भी दिस इज़ लैम्डा बाई 4 यहाँ से यहाँ तक जो अपने फर्स्ट वाले में मिला था, और एडिशनली ये भी मिल रहा है, दिस इज़ लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2. तो इस पे अगर अपन लेंथ की बात करें, जो अपना लेंथ ऑफ द पाइप है, दिस इज़ लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2. ओके, तो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये ले सकते हो लैम्डा बाई 4, इसका हाफ लेंगे लैम्डा बाई 4, फिर और एक लैम्डा बाई 4, तो इट इज़ 3 टाइम्स लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4. ये हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाले पे, सॉरी ये वाले पे नहीं, ये वाले पे. राइट, so we can actually compare it as well. Okay, so in the second one we are actually going to get something like this, which is L is equal to 3 times of lambda divided by 4. तो इससे हम लोग अपना वेवलेंथ निकाल लेंगे. तो हम लोग अगर वेवलेंथ निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाई 3. तो ये अपना डायग्राम से काफ़ी क्लियर हो जाता है. राइट, तो इस पर भी हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. तो इसमें अगर हम लोगों ने रिप्लेस करा वही v बाई लेमडा. ओके, v डिवाइडेड बाई लेमडा. लेमडा इज़ 4L बाई 3,
so 1 divided by 4L divided by 3 into V जैसे कि मैंने बताया रूट ओवर we can take it as y p divided by rho, or we can take this 3 up, so I can take it as 3 into, and we can divide it as 1 divided by 4 times L into root over of yp divided by rho. Okay, तो इस जगह जो 1/4L yp by rho 1/4p y 4L by rho, दैट वाज द फर्स्ट हार्मोनिक. ओके, फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक मतलब इसमें न्यू 1 लिख लेते हैं, और ये सेकंड हार्मोनिक है तो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है तो इसको न्यू 2 लिख लेते हैं. सेकंड मोड है मेरा, फर्स्ट मोड है, ये सेकंड मोड है. तो अगर सेकंड मोड में मैंने लिखा तो ये 3 टाइम्स दी फर्स्ट मोड, सो द सेकंड मोड इज 3 टाइम्स दी फर्स्ट मोड. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो इस वाले चीज़ को हम लोग अगर लिखेंगे, आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये भी एक आता है कभी कभी ट्रिक क्वेश्चन, न्यू 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स न्यू 1. इसको बॉक्स कर लेते हैं. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर अपने को डेरिवेशन पता है जैसे हमने अभी देखा तो इट्स नॉट कंफ्यूजिंग. ओके, दिस वे इफ़ यू डायरेक्टली ट्राई टू रिमेंबर इट, इट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट. तो डायरेक्टली याद मत करो इसको डेरिवेशन देख के अभी जैसे मैंने करा उस हिसाब से याद रखोगे तो इम्पॉर्टेंट होगा. ठीक है, दिस इज थर्ड हार्मोनिक. ओके, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक. ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिखा था, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, इसको याद रखना, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये मेरा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है. तो कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूँ अभी एक एक करके, फिर से रिपीट करेंगे इसको. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में मेरे पास एक ही नोड बचेगा. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में मेरे पास 2 नोड होंगे. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में मेरे 3 नोड होंगे, एंड सो ऑन. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो है ये, और सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जब होगा तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 टाइम्स द फर्स्ट मोड. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, बिकॉज दिस इज 3 टाइम्स द फर्स्ट. इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं थर्ड हार्मोनिक. ओके, तो इसका अब 2 नाम है, या तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगेन, और फर्स्ट ओवरटोन. ओवरटोन एक तो ओरिजिनल वाला है जो अपना ये है, जो अपना ये है जिसको हम लोग लिख रहे हैं न्यू 1, और इसके ऊपर जो आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द फर्स्ट ओवरटोन. राइट, तो इन अ सिमिलर वे हम लोग थर्ड वाला भी निकाल सकते हैं. राइट, और अगर हम लोगों ने थर्ड वाला निकाला, ऑल्दो आई एम नॉट डूइंग इट, अगर हम लोगों ने थर्ड वाला निकाला तो अपने को वही मिलेगा. जैसे यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 4 है, वो हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 4. राइट, सो दिस शुड बी 5 लैम्डा बाई 4, सो वी कैन राइट इट डाउन एज 4L डिवाइडेड बाई 5. इसका अगर करेंगे तो, और इस पे अपने को मिलेगा अगर सेम चीज़ करेंगे जो अपना न्यू होगा. ओके, न्यू 3, लेट्स से दिस इज न्यू 3, दिस इज 5 टाइम्स न्यू 1, 5 टाइम्स न्यू 1. राइट, तो ये अपने को मिल जाएगा. तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक. दिस इज कॉल्ड दी फिफ्थ हार्मोनिक. इसको करते रह सकते हैं. ओके, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछे कि फिफ्थ हार्मोनिक भी बोल सकते हैं. बोले कि निकालो सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन मतलब एन की वैल्यू, और ये लेमडा की वैल्यू 4L/5 होनी चाहिए, एल की वैल्यू 5 λ/4 होनी चाहिए. दिस इज एक्चुअली द सेकंड ओवरटोन. सो दिस इज़ एक्चुअली अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इफ़ यू जस्ट वांट टू रिमेंबर इट. अगर आप कोई भी बुक उठाओ और वहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला दिखे, और अगर वो फॉर्मूला देख के आप इसको समझने की कोशिश करो, इट विल बी अ बिट डिफ़िकल्ट, बिकॉज ये हम इतना रेगुलरली पढ़ते नहीं हैं. बट अगर आपने अब डेरिवेशन समझ लिया, सो आई थिंक इट शुड नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट. राइट, तो इस पर एक चीज़ है जो मैं लिखना चाहूँगा, बट आई थिंक हाँ बताओ. हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कभी कभी स्कूल वगैरह में भी इसको स्किप कर देते हैं. आई डोंट नो आप लोग भी स्कूल में स्किप किया कि नहीं, बट ये इम्पॉर्टेंट है. ओके, लेकिन ये पढ़ाना चाहिए क्योंकि अपने एंट्रेंस में भी ये ज़रूरी है. लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा ना. ओके, तो ये करना चाहिए. देवेश और कौस्तभ ये शायद करें. ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना तुम लोग.
ठीक है। और मैं तो ये नोट दे ही दूंगा तुम लोगों को, बट एट द सेम टाइम अगर एक बार तुम लोग खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो सही रहेगा। अगर ऐसा डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करोगे बेस्ड ऑन फार्मूला देन शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो इतना मुश्किल नहीं है। तो ये अगर मैंने यू नो फर्स्ट के लिए निकाला, थर्ड के लिए निकाला, फिफ्थ के लिए निकाला, तो मैं nth मोड के लिए भी निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना दिया और मैंने यहाँ पे nth मोड के लिए लिखना है मेरे को। मैं इसको रेड में लिख लेता हूँ ताकि ये इंपॉर्टेंट हो जाए, ताकि ये फाइनल जो एक फॉर्मूला है वो अपने को याद रहे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर nth मोड तो जो वैल्यू है वो है nth मोड। ओके, तो nth मोड के लिए जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी न्यू एन। ओके, and then this new n would be nothing but 2n minus 1, राइट। अगर बेसिक फार्मूला पहले लिख लेते हैं तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। v डिवाइडेड बाई 4l। तो अपना जो nth मोड है इसके लिए ये जो फार्मूला है वो ये रहा, राइट। ना इफ़ आई कंसिडर दिस एज v डिवाइडेड बाई 4l, तो v मतलब ये, राइट। अगर इसको हम लोग लिखें, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v डिवाइडेड बाई 4l ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो मेरा सेकंड वाला है, दिस कैन बी 3 टाइम्स ऑफ v बाई 4l, दिस वुड बी 5 टाइम्स ऑफ 4v बाई 4l। तो फाइनली फॉर द nth मोड दिस वुड बी 2n minus 1 v बाई 4l, और वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज 2n minus 1 पहला वाला न्यू वन। 2n minus 1 क्यों? बिकॉज अगर n की वैल्यू मैंने मान लो 0 ले ली, ओके सॉरी 1 ले ली, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 वी आर गेटिंग इट एज 1। सो पहला वाला आ गया, फर्स्ट ओवरटोन आ गया। अगर 2 की वैल्यू 2 ले ली तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 इंटू न्यू 1, 3 इंटू न्यू 1, तो अपना फर्स्ट ओवरटोन आ गया। उसके बाद मैंने 3 ले ली तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, तो अपना सेकेंड ओवरटोन आ गया। तो ऐसे करके हम लोग nth वाले के लिए भी निकाल सकते हैं। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन अ सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो डू इट फॉर दी ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तुम लोगों के पास कॉपी तो है, अभी निकालो अपनी कॉपी और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ट्राई करो कि क्या हो सकता है। देखो जो अप्रोच है वो सेम है, ओके जो अप्रोच है वो मेरा मोर और लेस सेम है, राइट। अभी क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है अगर एक तरफ से मेरे को एंटी नोड मिल रहा है तो दूसरी तरफ से भी एंटी नोड ही मिलेगा, नोड नहीं मिलेगा, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप के लिए भी ट्राई कर सकते हैं।